हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और हम पहुंच चुके हैं आज क्विक रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पे मैंने दो हाइलाइटर्स का यूज़ इस्तेमाल किया है। पहला है रेड हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। वहीं येलो हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उसे देखिए, फिर इस चैप्टर पे आइए। सो बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते क्या है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेनेवर अ लिविस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, यानी एक लिविस स्ट्रक्चर, एक सिंगल लिविक स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल की पूरी तरह से एक्यूरेटली नहीं डिस्क्राइब कर सकता, देन ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर एंड बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एज ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर मेनी स्ट्रक्चर्स लिए जाते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर सेम हो, एंड बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑफ पेयर ऑफ भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो विच ऐसे मॉलिक्यूल पूरे मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। Some of the other examples of resonance structure are provided by carbonate ions and carbon dioxide molecule। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट में भी रेजोनेंस होता है। तो इसको डिस्क्राइब कैसे किया, यही जैसे कि कार्बोनेट में एक स्ट्रक्चर पूरा एक्यूरेटली बता नहीं पा रहा था, सो मैनी स्ट्रक्चर नीडेड होते हैं। वहीं CO2 में भी वैसे ही है कि एक स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सो अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिनको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है उनको लिया जाता है। इन जनरल इट में बी स्टेटेड दैट रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी जो मॉलिक्यूल होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होती है, जब एनर्जी कम होती है। वही इसमें बात कही गई है। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज ए होल। जैसे मान लीजिए एक रेजोनेंस में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़। और कुछ मिसकंसेप्शंस भी है जैसे कि जिनको सुधारना है, जैसे द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। सही बात है, यही है कुछ मिस। आगे बढ़ते हैं। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जब पोलैरिटी की बात आई तो डाइपोल मोमेंट आता है। सो यहाँ पे पहली बात, नो बॉन्ड और कोवेलेंट और कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और मॉलिक्यूल आयनिक। यानी ना तो कोई कंपाउंड पूरी तरह से कंप्लीटली कोवेलेंट है और ना आयनिक। अब यहाँ बात आ जाती है डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सो डाइपोल मोमेंट which can be defined as the product of magnitude of charge and the distance between center of positive and center of negative charge. It is designated by mu। यानी डाइपोल मोमेंट क्या होता है सिंपल भाषा में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सो ये इसकी यूनिट होती है डिबाई। 1 डिबाई होगा तो 3.3 इंटू 564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन होती है वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे HF मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो दिस एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ मॉलिक्यूल। सो जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। वैसे ही जैसे H2O में भी हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट किस तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑफ EN ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, सो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, माफ़ कीजिएगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। वहीं आगे बढ़ते, डाइपोल मोमेंट इन ए केस ऑफ बेरिलियम BF2 इज जीरो बिकॉज नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, फ्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड में है और इक्वल फोर्स लगाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड लगाते हैं, जिसके कारण जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं जितने भी टिक लगे हैं रेड से। BF3 में भी यही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री होती है, जियोमेट्री होती है, और फ्लोरीन इक्वली खींचते हैं अपने, इक्वल फोर्स लगाते हैं, माफ़ कीजिएगा फोर्स लगा सकते हैं, मान सकते हैं कि फोर्स होता है। सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब यहीं पे बात होती है NH3 एंड MnF3 की बात। तो NH3 दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। कैसे,
ये समझते हैं, यानी NH3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से कैसे ज़्यादा है ये समझते हैं। सो दो लोन पेयर का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन NH3 में, और जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH मॉलिक्यूल्स, NH मॉलिक्यूल जो NH के एटम्स जो बॉन्ड होते हैं उनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, और जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है NH3 में, वहीं जस्ट अपोजिट होती है NF3 में, जहाँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF मॉलिक्यूल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर। सो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट bonds have some partial ionic character, the ionic bonds also have a partial covalent character। सही बात है। द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर को आयनिक बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड किसने डिस्कस किया था? फजन ने। इसको फजन रूल बोला जाए, जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, जैसे स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन द लार्जर एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक। यानी जितना साइज केटायंस छोटा होगा, एनायन बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, बिकॉज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजी हो जाता है बड़े एनायन से, छोटे ई और छोटे केटायन से। वही ग्रेटर द चार्ज ऑन द केटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। यानी जितना ज़्यादा केटायन पे चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो पोलराइज करने की पॉसिबिलिटी रखता है। सो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है उसकी। आगे बढ़ते हैं। केटायन ऑफ सेम साइज और चार्ज में जो अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो ज़्यादा पोलराइजिंग होते हैं एज कम्पेयर टू एल्काली मेटल या नोबल गैस। यहाँ पे ये बात कही गई तीसरे पॉइंट में। जैसे आगे बढ़ते हैं। द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन एंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन। तीनों बात, द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन एंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ एनायन आर द फैक्टर विच डिटरमाइन द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड होता है वो इस पर डिपेंड करता है, इन तीनों फैक्टर पर। अब आती है VSEPR थ्योरी, जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहा जाता है। ऐसा हम पहले से जानते हैं। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन, लिविस कंसेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। लिविस कंसेप्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं डिफाइन करता। सो कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके शेप को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी सामने लाई गई, जिसका नाम है VSEPR थ्योरी, जिसको दिया गया पॉलिंग ने, वहीं उसको रीडिफाइन किया पॉवेल ने, वहीं रीडिफाइन किया नीलम और जिलिप्सी ने, जिन्होंने एक दो पॉइंट इसके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि उसके आसपास के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वो कैसे बॉन्डेड है। वहीं सेकंड पॉइंट, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर बिकॉज उनका नेगेटिव चार्ज होता है, और वो एक दूसरे को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्सन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। आगे बढ़ते हैं कि द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन ऑर्डर हो। कैसे डिक्रीज करता है? जैसे लोन पेयर जो रहता है रिपल्शन, which is lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion and lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair। यहाँ पे कुछ जियोमेट्रीज दे था कि जैसे लीनियर एग्जांपल है BeCl2, ट्राइगोनल प्लेनर एग्जांपल है BF3, टेट्राहेड्रल एग्जांपल है CH4, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है जैसे एग्जांपल है PCl5। यहाँ पे इनके बॉन्ड एंगल भी देख लीजिएगा। आगे आते हैं VSEPR थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट जियोमेट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही बात है, ज़्यादा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की प्रिडिक्ट कर सकती है, बट ये उनको प्रूव नहीं करती। आगे ये समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप इनको रेड हाईलाइटर से इसीलिए मैंने इनको टिक किया। जैसे लीनियर जो होता है BeCl2, उनका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, शेप होता है लीनियर। वहीं ट्राइगोनल प्लेनर BF3 एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एंगल जो होता है, जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री होता है। वहीं टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, जहाँ CH4 और NH4 प्लस आ गए। वहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, वहाँ पे जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा और एक्सियल बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री होगा। वहीं SF6 जिसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, वहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल और एक्सियल बॉन्ड एंगल दोनों ही 90 डिग्री होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे AB2E टाइप आता है, तो E यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लोन पेयर को। सो ट्राइगोनल प्लेनर में एक
लोन पेयर हो गया तो वो बेंड शेप हो गया, जैसे SO2 A3। वहीं AB3E में जैसे टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर आ गया तो पिरामिडल जैसे NH3। वहीं टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर हो गए तो बेंड शेप जैसे H2O। और टेट्राहेड्रल वहीं sp3d में इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ गया तो सीसो शेप जिसको कहा जाता है SF4 एग्जाम्पल है। वहीं ट्राइगोनल पिरामिडल पे इक्विटोरियल कंडीशन पे 2 लोन पेयर आ गए तो टी शेप मॉलिक्यूल जिसको ClF3 हो। और यहाँ पे टी शेप में खास क्या है, ClF3 के सारे मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में होंगे। वहीं आते ऑक्टाहेड्रल जिसमें जो यहाँ पे एक लोन पेयर है स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर है स्क्वायर प्लेनर XgF4। आगे बढ़ते हैं SO2 में यहाँ पे बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री होता है, 120 नहीं लिखता, 119.5 डिग्री, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहाँ पे यही कंडीशन होती है। जैसे NH3 है तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, सो 107 डिग्री हो जाता है। वहीं वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सो यहाँ पे 104.5 डिग्री हो जाता है। वहीं SF4 मॉलिक्यूल में ज़्यादा सीसो शेप होता है। ClF3 में टी शेप होता है, 2 लोन पेयर होता है, इक्विटोरियल कंडीशन पे समझा दिया पहले। अब इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो नीट की सीरीज़ होती है उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें रेगुलरली हमने वीडियो डाल रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।